हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जेई की वैकेंसी निकाली है। जिन छात्रों ने सिविल में डिप्लोमा कंप्लीट किया है उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो जेई की वैकेंसी सिविल ब्रांच के लिए निकली है वो टोटल 236 वैकेंसी है। कितनी है? टोटल 236 वैकेंसी जेई की निकली है। ठीक है, और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि फुल नोटिफिकेशन क्या इसका है, कैसे अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारी है, एग्ज़ाम की स्कीम कैसी होगी, पेपर पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, सिलेबस क्या होगा हमारा, ठीक है, जो अभी जेई के लिए है, जो सिविल ब्रांच के लिए निकली है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो वैकेंसी निकाली है इस नोटिफिकेशन में 9 पदों के लिए निकाली, 9 विभिन्न विभिन्न विभागों के लिए निकाली है, जिसमें से एक हमारी जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है। ठीक है, कैसे पेपर पैटर्न होगा, कैसे आपको करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको फुल इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान दीजिए, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं ब्रीफ में यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर जो इसका फॉर्म भरा जाएगा वो 3 जून 2023 से भरा जाएगा, और इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 2 जुलाई 2023 होगी। ठीक है, और बता दें आपको कि जो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 1 अगस्त 2023 से लेके 30/9/2023 के बीच में, लगभग एक महीने बीच में इसका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन पेपर होना है ये। और आपको बता दें जो परीक्षा होनी है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो आपको बता दें कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी हैं। ठीक है, सबसे आपको बता दें जो फॉर्म 3 जून 2023 से भरा जाएगा, इसके जो टाइमिंग होगी वो 10 AM है। ठीक है, 10 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी जो अंतिम तिथि है, ठीक है, वो कितनी है? 2 जुलाई 2023। ठीक है, इसकी जो अंतिम तिथि है वो कितनी है? 2 जुलाई 2023। अब आपको बता दें कि जो इसकी टाइमिंग है, कब तक ये फॉर्म ऑनलाइन आप कर सकते हैं, शाम के 6 बजे तक, 2 जुलाई के शाम 6 बजे तक। ठीक है, और इसी दिन आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन जो फ़ीस है, आपको बता दें जो फ़ीस जमा करनी है आपको, ठीक है, वो 1000 रुपये है। ठीक है, तो ये जनरल के लिए है, और आगे आपको बताऊंगा कि कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस होगी। ठीक है, तो आपको फ़ीस जमा भी इसी दिन करनी है, 2 जुलाई को। नेक्स्ट है कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपको बता दें यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा, और ये ऑनलाइन जो 2 स्टेज हैं इसके एग्ज़ाम के, तो ऑनलाइन जो फर्स्ट स्टेज है उसके जो डेट है वो है 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच इसका पेपर होगा। लगभग एक महीने ये एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज का जो पेपर होगा, ठीक है, वो कुछ वैकेंसीज जो निकली हैं उसमें उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा। और आपको यहाँ बता दूं कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की साइट है www. ठीक है dda.gov.in, ठीक है, इस वाले वेबसाइट पर ये फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, अब आपको करना है क्या है कि जब ये फॉर्म आप भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कब? 3 जून से, तो आप क्या करना है, सबसे पहले इस वाले साइट पर जाना है आपको। आप गूगल पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे ये लिंक डालकर। ठीक है, जब वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक जॉब का सेक्शन होगा, जॉब वाला सेक्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको देख पाएंगे कि, तो वहाँ आप देख पाएंगे कि वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट जॉब कैटेगरी। क्या आएगा? सेलेक्ट जॉब कैटेगरी। इसमें आप जब क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको आप देखेंगे कि वहाँ पर आएगा एक ऑप्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है के नाम से जानी जा रही है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो होम पेज आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सब प्रक्रिया आगे मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये कैसे आप इस फॉर्म तक पहुँच पाएंगे, ये हमने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो वैकेंसी आई है, ठीक है, वो जो वैकेंसी है ये इसमें क्या है कि जो पे बैंड होगा, वो जो पे स्केल होगा वो 7th पे स्केल है। ठीक है,
तो 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग ये सभी वैकेंसी जो है निकली हैं। तो आपको बता दें जो ये वैकेंसी आई है, ठीक है, जो ये निकली हुई है ये 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर ये टोटल 9 पदों के लिए निकली, 9 विभिन्न विभिन्न पदों के लिए ढेर सारी वैकेंसी जो है ये सीट्स के लिए निकली है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो पद है किस पद के लिए निकली है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए निकली है। ये जो यहाँ पे एक ग्रुप लिख रखा है कि किस क्लास में आएगा, ठीक है, ग्रुप बी की नौकरी है, ठीक है, वैकेंसी है। और इसमें एज का भी यहाँ मेंशन किया है कि 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है अनरिजर्व, EWS, SC, ST, OBC और यहाँ पे कुछ जो है PWD जो पर्सन विद जो बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी है उसके लिए कुछ वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं, स्पेशली जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे। तो यहाँ पर मेनली फोकस मैं कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकली है, ठीक है, तो उसके लिए करेंगे। लेकिन अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सीट्स कुछ यहाँ पर दे रखी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। सेकंड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की वैकेंसी आई है, ठीक है, और ये भी ग्रुप बी की है, ठीक है। और इन दोनों में जो पे बैंड देख रहे हैं वो कितना है, 9300 से लेकर 34,800 और पे जो बैंड इसमें है वो है 4,800, ठीक है, 4800। अब आप यहाँ भी देखिए इसकी सीट दे रखी है, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो तीसरी वैकेंसी जो पद निकला है वो है कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए निकली है, ठीक है, ये भी ग्रुप बी की है, सेम पे बैंड ये भी है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 4600 है, यहाँ भी जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है। यहाँ पर आप सीट देख पा रहे होंगे, ठीक है, नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वैकेंसी जो है लीगल असिस्टेंट की, ये भी ग्रुप बी की है सर, और ये सेम पे बैंड की है, ठीक है। यहाँ भी जो है एज कितनी है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पांचवी जो वैकेंसी है वो है नायब तहसीलदार की। किसकी है, नायब तहसीलदार की, ये भी ग्रुप बी है कि ग्रुप बी कैटेगरी की वैकेंसी है, ठीक है। और इसका जो पे बैंड होगा वो सेम है और ग्रेड पे चेंज हो गया, इसका 42 ग्रेड पे है, ठीक है। इसमें जो एज है वो 21 से 30 साल है, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कम एज वाले भी भर पाएंगे। 21 से 30 साल की जिसके बीच उम्र है, ठीक है, जिसकी है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग करना है। अब आपको बता दूँ जो मेरा पूरा फोकस है किस पर, यहाँ इस वाले नोटिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर जो निकली है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो छात्र डिप्लोमा जिन्होंने किया है सिविल में, ठीक है, किस में डिप्लोमा किया है, सिविल इंजीनियरिंग में किया है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर सिविल इंजीनियर से किया है डिप्लोमा तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो ये जेई की वैकेंसी है ये ग्रुप जो होगा वो बी है और 7th जो CPC हमारी है पे कमीशन है वो लेवल 6 होगा उसमें। और यहाँ पर जो पे बैंड होगा आपको बता दें कि जो पे बैंड है वो कितने पे बैंड है, 9300 से लेकर 34,800, ये स्केल बोला जाता है इसको, पे बैंड है। और जो ग्रेड पे है, ठीक है, ग्रेड पे आपका है 42 का। जनरली जो जेई के लिए कोई भी कहीं भी जेई की वैकेंसी निकलती है तो वो 4200 ग्रेड पे ही निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो एज है वो आपकी एज यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच अगर आप हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी कुछ है जो गवर्नमेंट आपको छूट देती है विभिन्न डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो वो आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये डिप्लोमा के बारे में बात किया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो टोटल सीट है वो कितनी है, 236, ठीक है, आप देख पा रहे हैं टोटल सीट कितनी है, 236, जिसमें से जनरल की सीट कितनी है, 98 सीट है, ठीक है। और जो EWS है, ठीक है, उनकी सीट कितनी है, 23 सीट है। SC की कितनी सीट है, इसमें 35 सीट है। ST की सीट कितनी है, यहाँ पर 18 सीट है। और OBC की टोटल सीट कितनी है, 62। और यहाँ पर ये तो टोटल हो गई आपकी जो कैटेगराइज की गई है सीट की डिवीज़न है।
और इसमें अगर आपको बताया था हमने कि फिजिकल हैंडीकैप वाले में भी कुछ वैकेंसी निकली है। तो अगर कोई विजुअल हैंडीकैप्ड है तो उसकी सीट जो है नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि HH, ठीक है ना, इस कैटेगरी में 5 सीट है और OH कैटेगरी के लिए 4 सीट है। ठीक है, तो ये जेई की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 236 वैकेंसी मायने रखती है, और वो भी दिल्ली विकास प्राधिकरण में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी। ठीक है, तो अब आगे बताते हैं आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, जो नेक्स्ट पद के लिए है वो है सर्वेयर के लिए। ठीक है, और ये आपको बता दें कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, और ये देख रहे हैं पेमेंट इसका है 5200 से लेकर 20,200। ठीक है, और ग्रेड पे कितना है 2800। यहाँ पे एज दे रखा है 18 से 25। ठीक है, और अगर यहाँ पर डिप्लोमा वाला भी वैलिड है, यहाँ पर अगर आपका 2 इयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी वैलिड है। ठीक है, और आपको बता दीजिए, देखिए इसकी सीट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है पटवारी के लिए, ये भी ग्रुप सी की है। ठीक है, ये भी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, जो पद है अच्छा है ये भी, और ये भी क्या है जो पेमेंट इसका 5200 से 20,200 का है। ग्रेड पे जो है आपका 2000 है। ठीक है ना, एज देख रहे हैं यहाँ पे 21 से 27 साल मांगा है यहाँ पर, और ये विभिन्न प्रकार के सीट हैं, टोटल 40 सीट है इसमें। नेक्स्ट और लास्ट जो ये निकली है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, JSA के लिए निकली है। ठीक है ना, ये पद का नाम है, और ये ग्रुप सी ग्रुप का है, और ये पेमेंट इसका भी वही सेम है 5200 से लेकर 20,200। ग्रेड पे है 1900। ठीक है, एज आप देख पा रहे हैं कि 18 से 27 साल है, और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और टोटल सीट कितनी है 194 सीट है, इसमें भी बहुत अच्छी सीट निकली है। ठीक है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन है JSA के लिए 12th पास, कितना है 12th होना चाहिए, या कोई उसके इक्विवेलेंट कोई अगर आपने क्वालिफिकेशन ली है वो हो। इसमें टाइपिंग मांग रहा है, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 35। तो ये सब आप देख लेंगे, यहाँ पर ये वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर आप ये जो 9 पद हैं, यहाँ पर 9 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, यहाँ पर जो सीट्स हैं इस पर आप मल्टीपल कई सीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप डिप्लोमा भी हों, और डिप्लोमा के साथ साथ क्या है आप ग्रेजुएशन भी हों। ठीक है, तो और आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो इंटर भी हो सकते हैं आप। तो क्या है कि ये आप देखिए, कुछ वैकेंसी 12th लेवल की भी है, कुछ वैकेंसी डिप्लोमा लेवल की है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की है। तो आप कई फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, लेकिन इनके जो एग्ज़ाम होंगे मैं भी अलग अलग डेट में होंगे। ठीक है ना, अलग अलग डेट में होंगे, लेकिन ये DDA कह रहा है, दिल्ली विकास प्राधिकरण की, जो इसकी एग्ज़ाम की डेट अगर क्लैश करती है, अगर एक साथ पड़ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको कोई न कोई पेपर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपका है कि जो वैकेंसी आई है उसमें रिजर्वेशन किस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, वो वाला पोर्शन है ये। नेक्स्ट है आपका जो वैकेंसी आई है उसमें रिजर्वेशन जो आपको मिलेगा उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो आपको बता दें कि जो अगर आप OBC हैं, ठीक है, OB NCL कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। ठीक है, आपको इसका सर्टिफिकेट, आपको बता दें जो इसकी अंतिम तिथि जो है 2 जुलाई 2023 जो फॉर्म भरने की डेट है। ठीक है, इससे पहले आपको ये सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, आप ध्यान रखें इसको। और यहाँ भी कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है, 21-22 और 20-21, इन 3 फाइनेंशियल को मिलाते हुए जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, 2 जुलाई 2023 के बीच में आपका फॉर्मेट में बना होना चाहिए। ठीक है, नहीं आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आप EWS कोटे से हैं, ठीक है ना, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको बता दें जो EWS का जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो आपकी 2 साल होनी चाहिए, और साथ में आपको ये देख पा रहे हैं कि कब इशू होना चाहिए, जो ये डेट है,
ठीक है, इसके मध्य ही इशू होना चाहिए। 1 अप्रैल 23 से 2 जुलाई 23 के मध्य जो है ये फॉर्म आपका जो EWS का सर्टिफिकेट होता है ये इशू होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट अगर OBC के हैं तो आप ध्यान दें, और EWS है तो आप लोगों को ध्यान देना। ऐसे ही आप SC ST और अगर आपका क्या पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 जुलाई 23, ठीक है, इससे पहले का बना होना चाहिए, आप ये ध्यान दें। ठीक है, साफ साफ मेंशन किया सब कुछ। और यहाँ बता दें कि जो अभी हम बात कर रहे थे PWBD की बात कर रहे थे, तो ये कुछ कैटेगरी दे रखी है कि सभी पद के लिए कि किस किस फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सभी वैकेंसी ये जो निकली हैं उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो मेनली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि वो JEE के लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें ये कुछ कैटेगरी दे रखी है। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस सर्वेयर के लिए है, पटवारी के लिए और JSA के लिए। अब आपको बता दें यहाँ पर कि जो ये कैटेगरी है वो जैसे डिवाइड की गई, जैसे हमने बताया था आपको कि HH कैटेगरी में वैकेंसी निकली है इसकी। ठीक है ना, इसकी आपकी जो JEE की है, तो इसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग अगर आपकी है, प्रॉब्लम है ऐसा, ठीक है, सुनने में अगर आपको इश्यूज़ है तो HH कैटेगरी में है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। और नेक्स्ट जो है OH कैटेगरी में है। ठीक है ना, तो वो ये देख पा रहे हैं कि ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, आप इस कंडीशन में आते हैं तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि PWBD, ठीक है, PWBD पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी में अगर आपके जो फिजिकली डिसेबल्ड आपको कम से कम 40% होना चाहिए तभी सर्टिफिकेट बनता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 40% जो डिसेबल होगा वही इस कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान दें आप। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, तो उसमें कौन कौन सी जो वैलिड ID हैं आपकी, ठीक है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी भी ले आना और एक फ़ोटो कॉपी भी लेके आना है। ओरिजिनल कॉपी के साथ फ़ोटो कॉपी भी एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है आपको। तो देख पा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर आधार कार्ड है, और आप आधार भी ला सकते हैं, वोटर ID है आपकी, पैन कार्ड है, ठीक है, DL है आपका, पासपोर्ट है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके पास जो बुक होती है, बुकलेट होती है, वो आप ला सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जिसमें फ़ोटो आपका लगा हुआ ID आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इशू हो आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये जरूर ले जाएं, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आपको पता है कि नेशनलिटी आपके यहाँ पर जो होती है वो इंडियन मांगता है। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने यहाँ पर क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है तो ये अदर जो हमारी कंट्रीज़ उनके लिए भी एलिजिबल किया है, उनके लिए भी, जैसे नेपाल के आप अगर हैं या भूटान के हैं या आप तिब्बत रिफ्यूजियन हैं। ठीक है, और अगर आप 1 जनवरी 1962 से पहले के इंडिया में आके बस गए हैं तो वो भी भर सकते हैं। पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है ना, पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से आ गए हैं, जो पाकिस्तान से आके यहाँ पर बस गए हैं। ठीक है, बर्मा से आए हैं, श्रीलंका से है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया। ठीक है ना, ये ढेर सारे जो कंट्रीज़ दे रखी हैं। अगर यहाँ से माइग्रेट होके अगर वो इंडिया में आके बस गए हैं तो रह रहे हैं, ठीक है ना, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो नेक्स्ट है वो एज लिमिट। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया था कि एज में कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे JEE सिविल, किसके लिए, JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो सिविल के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर आई है उसकी एज हमने बताया था आपको 18 से 27 साल के मध्य। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगर आप 27 साल से एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। अगर आप SC और ST समुदाय से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जो है डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको 10 ईयर्स का मिलेगा। ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी विद SC ST, अगर आप जो फिजिकल PWBD में भी आते हैं और SC ST में भी आते हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको 13 ईयर्स की छूट मिलेगी। और ये सरकारी नौकरी जो पा चुके हैं उनके लिए है, जो छोड़ के आए हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए डिफरेंट है। तो मेनली तो इसी में आ जाता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो
बहुत ज़्यादा नहीं मायने रखती हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो जैसे यहाँ तो मांग रखा है डिप्लोमा, लेकिन ये जो रिजल्ट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो आप 2 जुलाई जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले तक आपका रिजल्ट जो है घोषित हो जाना चाहिए, ठीक है। साफ साफ लिख दिया है कि रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड बिफोर द क्लोजिंग या लास्ट डेट दिस, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें इसको कि आपका रिजल्ट वैसे तो आ ही जाता है जनरली 2 जुलाई तक, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप परेशान ना हो, लेकिन आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट है आपका कि फ़ीस, जो एप्लीकेशन आपकी जो एप्लीकेशन आप भरेंगे उसकी फ़ीस कितनी लगेगी, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस जाएगी 1000 रुपीज़, ठीक है। और आपको ये भी सिंगल पोस्ट के लिए, ठीक है ना। जैसे एक सीट के लिए आपकी 1000, तो 2 सीट भरेंगे, आपको 2 फॉर्म भर रहे हैं तो 2000 के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं, या SC ST, ठीक है, PWBD या एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। साफ साफ लिख दिया कि एक्सेप्ट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है, नो फीस, कोई भी फीस नहीं होगी। तो इसका मतलब केवल जनरल की फ़ीस जा रही है 1000, ठीक है, और OBC की जाएगी 1000, ठीक है। आप और जो आप फीस जमा करेंगे ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंड नहीं होगी। तो ध्यान रखें फॉर्म भरते वक्त कि अगर आपको कंफर्म है कि भरना है, पेमेंट करना है, तभी पेमेंट करिएगा, अदरवाइज़ फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ये जो फॉर्म होगा केवल ऑनलाइन मोड में ही ये फॉर्म भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड में ही ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि ये वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको क्या करना है, जॉब सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट जॉब कैटेगरी में जाना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है ना, एक पेज खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको क्या है, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास और ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको 1 टाइम पासवर्ड जाएगा और आपको कुछ डिटेल मांगी जाएगी, भरेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे और आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन होगा। ये सब करते हुए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए हम पहुंच जाएंगे। आगे हम बताएंगे कैसे करना। और इसमें जो आप जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो स्कैन फ़ोटो उसके जो साइज़ क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो ये दोनों चीज़ें। और यहाँ आप देखिए, और नेक्स्ट है कि जो सिग्नेचर होगा, ठीक है ना, वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा। साफ साफ लिखा है कि सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन सिग्नेचर आपको स्मॉल लेटर में रखना है, ठीक है। जब भी कुछ आप करेंगे तो साइन एक होता है, आप वैसे ही इसको फॉर्म भरिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर मेंशन किया है सब कैसे अप्लाई करना है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको साइन अप करना है। क्या करना है, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको कि साइन अप करना है, ठीक है। आपने क्या हुआ, साइन अप किया, आपने मोबाइल नंबर और वहाँ पर ईमेल आईडी आपको क्या करना है, डाल देना है। आपको एक OTP आएगा, OTP आपको डाल के उसको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये तो है आपका फर्स्ट स्टेप, साइन अप करना है। सेकेंड स्टेप आपका है कि आप जब साइन अप कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट कर दिया है कि आपको क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन भरना है, ठीक है। आपकी अपनी जो आपकी डिटेल मांगेगा, ठीक है ना, फुल डिटेल आपने अपनी भरनी है। और साथ में क्या करना, आपको जो फ़ोटो होगा और जो सिग्नेचर है, ठीक है ना, इसको क्या करना, अपलोड करना है उसमें। और उसके बाद क्या होगा, आपको प्रीव्यू, ठीक है ना, एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे प्रीव्यू क्लिक करेंगे
तो आप चेक कर पाएंगे जो आपने ये डिटेल अपनी फुल डिटेल है, जैसे आपका नाम है क्या, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो है प्रीव्यू में दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि प्रीव्यू देखने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। किस पर? सबमिट कर देना है, ठीक है ना। आपको फाइनली आप यहाँ क्या करेंगे, आप ध्यान रखें कि सबमिट करने से पहले चेक जरूर कर लें कि डेटा सही है, क्योंकि एक बार इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम और आपकी पोस्ट, ठीक है ना, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर गलत भर दिया गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसी कीमत पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म जो होगा वो भर जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसका डाउनलोड कर लेना है। अब आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी है, ठीक है ना। आपको क्या जमा करना है, फ़ीस। तो आपको बता दें जो फीस है वो केवल ऑनलाइन मोड से ही जमा होगा। ऑनलाइन मोड में कई ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको करना क्या है कि जब फॉर्म ओपन करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि SBI मोब्स वाला ऑप्शन आएगा गेटवे का, उसमें एक चेक बॉक्स होगा ऐसे दिया होगा, उस पर क्लिक कर देंगे और आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है, ठीक है ना। फॉर्म को प्रोसीड कर देना है। किसके लिए करना है, DDA एप्लीकेशन फीस 2023 ये लिखा होगा, आप ध्यान दें, ये ज़रूर उसमें मेंशन होगा, अगर नहीं है तो दोबारा चेक करें उसको, DDA एप्लीकेशन फ़ीस 2023। अब उसमें क्या होगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड, कैटेगरी, एग्जाम फीस, सब कुछ मेंशन करेगा। आप चेक कर लेंगे, आप उसको कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा, आप क्या है इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट से भर सकते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी UPI से भर सकते हैं, ठीक है, और या आप नहीं उससे भरना चाहते हैं तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड से मतलब ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। तो आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको क्या होगा कि जब सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो आपको जनरल नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर दिया होगा, उसको आप नोट करके रख लें, या आप सिंपली क्या करें, जो फीस होगा उसकी फ़ीस स्लिप जो है प्रिंट कर लें। आप कभी बहुत जगह पर क्या होगा, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ डिटेल इसमें होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोजिंग डेट, आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो फॉर्म आपका भरा जाएगा वो है 2 जुलाई 2023 तक लास्ट डेट है, यहाँ तक भरा जाएगा, ठीक है, इस डेट तक, और शाम 6 बजे तक, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर नेक्स्ट है, और ये जो एग्ज़ाम होंगे वो, क्योंकि दिल्ली का ये फॉर्म है तो ये इसका सेंटर दिल्ली में ही होगा, और या NCR में भी हो सकता है। और इन्होंने साफ एक भी मेंशन किया है कि अगर कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा भर देते हैं, अगर इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो अदर सिटीज़ जो होंगी आसपास की, वहाँ भी इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके बाद है आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या स्कीम रहेगी आपकी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, ये पेपर पैटर्न क्या है आपका, 2 घंटे का रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। तो ये लगभग सभी के पैटर्न यही है, 120 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ देख लिया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, ये सब आप देख लीजिएगा। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो अदर वैकेंसी हैं हमारी, सबके लिए जो है यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या होगा वो दे रखा है, लीगल असिस्टेंट के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, ठीक है। जो मुझे डिस्कस करना है वो करना है इस JEE पर, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है JEE। अब आपको बता दें कि ये क्या होगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। आपको बता दें जो आपका पेपर होगा वो टोटल जो होगा 2 घंटे का होगा। कितने टाइमिंग क्या होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, 120 होंगे, और जो मार्क्स होगा वो कितने होंगे, 120 मार्क्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि जो पेपर आपका होगा ये क्या होगा, टोटली आपका MCQ बेस्ड होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और जो पेपर होगा आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उससे तो पूछा जाएगा। जैसे आप सिविल के हैं, सिलेबस है वो आगे मैं दिखाऊंगा अभी, तो डिसिप्लिन, ठीक है, सिविल प्लस सिविल का जो भी कोर्स है। तो आपको बता दें कि जो आपका जो पेपर होगा MCQ टाइप में, उसमें क्या क्या आएगा। तो आपको बता दें कि क्योंकि आपके जो पद है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए है। तो आपको बता दें जो MCQs क्वेश्चन हैं आपके जो 120 आएंगे, उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये अगर आपको इस पर ध्यान रख लेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम में आप निकल सकते हैं।
अब इसमें है क्या आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है ये आपको पता है कि जेई की है, ठीक है ना। किस ब्रांच के लिए है? सिविल के लिए है, ठीक है। तो आपके जो सिविल में जो आपका सिलेबस है, सिविल में जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है ना, तो उसका सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे तो वो अभी आपको दिखाएंगे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं यहाँ सिविल के लिए, ठीक। प्लस सिलेबस के साथ साथ आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रीजनिंग भी पूछी जाएगी इसमें, ठीक है ना। रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और प्लस जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश भी पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो ये पेपर पैटर्न होगा उसमें क्या है कि सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लस रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है सर्वेयर की है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। ऐसे ही ये पटवारी की है, ठीक है, जेएसए की आप देख लीजिएगा। अब आपको बता दूं कि ये तो क्लियर हो गया कि आपका पेपर जो है 2 घंटे का है और 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा, ठीक है। टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल में भी कुछ पोर्शन आएगा। अब आपको बता दें कि जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, आपका जो रिटन होगा, मतलब जो आपका पेपर होना है एमसीक्यू बेस्ड होना है, तो इसका जो वेटेज होगा वो होगा 85%, ठीक है। प्लस जो होगा इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया है? इंटरव्यू रखा गया है, जिसका वेटेज होगा 15%। तो आप ध्यान रखें, अगर रिटन एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स गेन करते हैं तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आपका सिलेक्शन मान लो तय है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगा कि आपका जो यहाँ पर जो होगा रिटन 85% का होगा और इंटरव्यू का वेटेज 15% होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड जो फैक्टर होता है, जो प्रोसीजर होता है, जो उसको फॉलो किया जाएगा। उसके लिए फाइनल मेरिट बनेगी, नॉर्मलाइजेशन करते हुए एक फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। और कट ऑफ जो होगा वो जारी होगा, वो सब कुछ शो करेगा वहाँ। इसके बाद आपको बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती ज़रूर है। अब आपको बता दें कि अगर जो कोई क्वेश्चन जो होगा, मान लो जो कोई क्वेश्चन है वो कितना है, 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। क्या है, कोई क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो उस पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.33 की है, 1/3 है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो अगर 2 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है तो वो कितना, उस पर नंबर कटेगा 0.66 अगर आप गलत करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है, ठीक है ना, तो आपको इस पर कटेंगे 1 नंबर पूरे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग देखिए बहुत, इसके मतलब कि 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 नंबर आपका जो 1 को मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.33, 2 मार्क्स का है तो 0.66 और 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स पूरे कटेंगे, ठीक है। तो ये सब क्लियर मेंशन किया हुआ है। अब आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो कैसे है, जो आपको यहाँ पर दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो है 40% जाएगी, ठीक है। और एससी के हैं तो 30%, एसटी के हैं तो 30%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 35%, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 35%, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दें। आपका पेपर पैटर्न भी हमने बता दिया कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको बता दें कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ रखा गया वो 2 साल का रखा गया, आपको परीक्षा अवधि में रखा गया, तो ये आपका हो गया 2 ईयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड हो गया। अब आपको बता दें कि जो आपके जो मार्कशीट है, जो नंबर होंगे, आपके मार्क्स होंगे, वो यहाँ पर क्योंकि ये जेई के लिए, ठीक है ना, तो जो परसेंटेज है सीजीपीए में है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9.5 इंटू सीजीपीए जितना आया है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो कब जारी होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा आपको यहाँ पे, ये भी क्योंकि एग्जाम देना है तो एडमिट कार्ड जरूरी है।
तो आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो 3 दिन पहले ही जो है जारी करेगा डीडीए। ठीक है, यहाँ साफ साफ मेंशन किया है कि ई एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम आपका अगस्त और सितंबर के बीच होना है, तो उससे जो अगस्त स्टार्ट होगा उसके 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एडमिट कार्ड आपका जो ये हो गया, निकल गया, उसके बाद आपका जो है रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न बाद मेरिट बन जाएगी, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। शॉर्ट लिस्ट सब होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीबीवी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब क्या होगा कि उसके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीबी वेरिफिकेशन होगा। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते वक्त जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ध्यान रखें कि वही डॉक्यूमेंट्स सभी आपको टोटल लेके जाना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, तो उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। मतलब कि ओरिजिनल जो होगा आपको लेके जाना है, साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या है कि 1 सेट, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 1 सेट, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ मतलब कि अपने साइन कर देंगे आप। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको कोई सर्टिफिकेट है, यहाँ नीचे साइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया आपका। ठीक है, इसका मतलब आपने पूरी जिम्मेदारी ली है, जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो आपका है, आपके नॉलेज में है। और इसमें क्लियर लिखा है कि अगर किसी भी स्टेज पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कहीं पे फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब आपके जो प्रोसीजर सब कुछ हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ बता दें कि जो आपको ऊपर हमने बताया, ये पूरा प्रोसीजर था कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का आएगा, सब कुछ समझा दिया। अब आपको जो रिटन टेस्ट होना है उसके लिए सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है। और ये देख रहे हैं इसका पोस्ट कोड क्या होगा, 01 है। अगर आप इसको भर रहे हैं तो ये देख लीजिएगा सिलेबस। मैं डायरेक्ट चलता हूँ जेई वाले सेक्शन पर। ठीक है, अब आ गए हम जो जूनियर इंजीनियर के जो वैकेंसी आई है सिविल विभाग में। ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं, इसका पोस्ट कोड कितना है ये ध्यान रखिए, याद रखेंगे आप कि ये जेई वैकेंसी जो निकली इसका पोस्ट कोड कितना है, 06 है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आपके जो सिविल इंजीनियरिंग में आपने जो डिप्लोमा किया है उसमें जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आप देखिए, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है ना, इसमें ये कुछ दे रखा है सिलेबस। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है। ठीक है ना, सॉइल मैकेनिज्म है। ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स है, और हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके कंटेंट दे रखे हैं, आप इसको जो है पढ़ लें। और आपको जो है एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। तो इसमें देखिए सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में ये सब चीज़ें ठीक है मेंशन की, आप इसको देख लीजिए और इसकी तैयारी करिए। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी ये साथ में, आरसीसी डिज़ाइन है, और नेक्स्ट है स्टील डिज़ाइन। तो ये जो पोर्शन था आपका कितना, कौन सा था, टेक्निकल। ठीक है ना, टेक्निकल मतलब आपके ब्रांच से रिलेटेड था। ठीक है, प्लस अब इसमें हमने आपको बताया था कि कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे। जैसे आपका क्या होगा कि जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश है पूछी जाएगी इसमें। तो ये क्या है, आपके कुछ सेक्शन है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग हो जाएगी आपकी यहाँ पर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टेस्ट हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि क्या हुआ आजकल जो है ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, कोई भी एग्ज़ाम हो जेई का, तो टेक्निकल के साथ साथ रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है। ठीक है ना, जीके, जीएस, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ओके, थैंक यू। आपने ये सब सुना, और मैंने पूरा यहाँ पे कोशिश किया है कि सब सेक्शन को कवर कर लें। अब आपको क्या करना है कि फॉर्म भरना है। ठीक है, और अगर आपको ये नॉलेज, अगर जो समझाया मैंने अच्छा लगा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और लोगों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें। ऐसे ही जेई की वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग में हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी डिप्लोमा लेवल का हो, ठीक है, वो वैकेंसी अगर आती है तो आपको मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू।